ما از هیچ کس نمیترسیم. इनके समर्थक इन्हें मानवता के लिए अल्लाह की देन बताते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि एक तानाशाह से कम नहीं है. जिंदगी برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. इनके शासनकाल के दौरान कई बार सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा. ये ईरान के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता और दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजनीतिक नेताओं में से एक हैं. در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدفهای ما. ये है ईरान के रहबर यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमीनी. इनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद में हुआ, जो ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है. ये 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे. इनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ. इन्होंने एक बार कहा था, मेरे पिता एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान थे जो बहुत ही धार्मिक और एकांत प्रिय थे. हमारा जीवन कठिन था. मुझे याद है कई बार रात को घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, फिर भी मेरी माँ कुछ न कुछ जुटाने की कोशिश करती और हमारा खाना अक्सर रोटी और किशमिश होता था. ये जब केवल 4 साल के थे तो इन्होंने पारंपरिक कुरानी के स्कूलों में शिक्षा लेनी शुरू कर दी. इनके माता पिता, खासकर इनके पिता ने इन्हें धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया. अरबी व्याकरण से शुरुआत करते हुए इन्होंने धार्मिक शिक्षा में रुचि दिखाई. 11 साल की उम्र में ये एक मौलवी बन गए और पारंपरिक पोशाक पहनने शुरू कर दी, जिसमें पगड़ी और लंबा चोगा शामिल है. हालांकि ये अन्य बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन इनकी पारंपरिक पोशाक के लिए अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता था. 18 वर्ष की उम्र में ये धार्मिक शिक्षा के लिए इराक गए, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण वापस ईरान लौट आए और कुम में पढ़ाई जारी रखी. उस समय ईरान में राजशाही था, जिस पर मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह के नाम से जाना जाता था, उनका शासन था. Says that my people are demanding the democracy that you have. कुम में 20 साल की उम्र में खमीनी ने सीनियर मौलवी रुहल्ला खुमैनी के मार्गदर्शन में शिक्षा ली, जो धार्मिक रूढ़िवादिता के पक्षधर और शाह के मुखर विरोधी थे. खुमैनी और उनके समर्थक शाह को अमेरिका का पिट्ठू मानते थे. उनका मानना था कि शाह ईरान की संप्रभुता और इस्लामी मूल्यों से ज्यादा पश्चिमी हितों को तरजीह दे रहे हैं. 1960 और 70 के दशक में खमीनी ने शाह की हुकूमत और उनकी पश्चिमी नीतियों का विरोध करना शुरू किया. वो शाह शासन के खिलाफ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए. वो विरोध प्रदर्शन, पर्चे बांटने और भाषण देने जैसे आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए. इसी वजह से उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और जेल में डाल दिया गया. उस वक्त विरोध केवल मौलवियों तक सीमित नहीं था. छात्र, मजदूर और व्यापारी भी इस आंदोलन से जुड़ते गए. ये आंदोलन धीरे धीरे बड़े पैमाने पर हड़तालों और प्रदर्शनों में बदल गया. जनवरी 1979 में इस जन विद्रोह के चलते शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद इस्लामिक क्रांति हुई और उसी साल इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई. इस्लामिक रिपब्लिक उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें नेताओं का चुनाव इस्लामिक कानूनों और सिद्धांतों के आधार पर होता है. इस क्रांति के बाद रुहल्ला खुमैनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया और खमीनी को उनकी सरकार में अहम भूमिका दी गई. क्रांति से पहले ईरान का झंडा ऐसा दिखता था, शेर और तलवार के साथ उगता सूरज. ये प्रतीक सदियों तक रहा, जो फारसी ताकत की निशानी थी. लेकिन उस क्रांति के बाद 1980 में इस्लामिक रिपब्लिक ने झंडा बदल दिया. अब उस पर तलवार के आकार का अल्लाह शब्द दर्शाया गया. 1981 में जब खमीनी 42 साल के थे, एक मस्जिद में भाषण के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें उनका दायां हाथ हमेशा के लिए अपंग हो गया. इस हमले के पीछे वे लोग थे जो 1979 की क्रांति के बाद इस्लामिक गणराज्य की सत्ता का विरोध कर रहे थे. उसी साल 1981 में खमीनी ईरान के राष्ट्रपति बने और जब 1989 में रुहल्ला खुमैनी का निधन हुआ तो खमीनी को उनका उत्तराधिकारी चुना गया. 49 साल की उम्र में वे ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए. अब उनके पास सशस्त्र सेनाओं, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और आंशिक रूप से संसद, चुनावों और सरकारी कंपनियों पर नियंत्रण था. ما از هیچ کس نمیترسیم. ما قدرت و توانایی لازم را برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم و از این حقوق کوتاه نمیاییم. کسی حق نداره که حق ملت رو در اینجا مورد معامله قرار بده.
उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मजबूत किया, परमाणु कार्यक्रम को तेज किया और पश्चिमी देशों पर अविश्वास को बढ़ावा दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड 1979 की क्रांति के बाद बनाई गई एक सैन्य शाखा है जिसका उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य की रक्षा करना और आंतरिक व बाहरी खतरों से निपटना था। آمریکاست، انگلیس خبیث است و رژیم منحوس و سرطانی صهیونیستی است. اینا दुश्मनों असली है। 2014 में उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी हुई है। उनके स्वास्थ्य के बारे में बोलना असामान्य था क्योंकि वो अपनी निजी जिंदगी को बेहद गुप्त रखते हैं। بعد از عمل جراحی این اولین باریه که من موفق شدم بیام کوه. این هم توصیه آقایان پزشکان بود. به من گفتن که خوبه که برید کوه و मुफीद برای जिस्म। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खमीनी को एक समय पर एक साधारण मिलनसार मौलवी के रूप में देखा जाता था जिन्हें कविताओं से प्रेम था और धूम्रपान की आदत के कारण धार्मिक व्यक्ति के तौर पर फिट नहीं माने जाते थे। 2015 में जब ईरान की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण बुरी तरह जूझ रही थी तो खमीनी ने ऐसे समझौते को मंजूरी दी जिसमें ईरान ने अपने परमाणु भंडार को कम करने और यूरेनियम संवर्धन के स्तर को सीमित करने पर सहमति जताई। इसमें उन मशीनों पर काम रोकना भी शामिल था जो संवर्धन में इस्तेमाल होती थीं। आगे बढ़ने से पहले एक और फैक्ट जान लेते हैं। जब कोई देश यूरेनियम का संवर्धन करता है तो दुनिया के बाकी देश सतर्क हो जाते हैं क्योंकि यही प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई जाए तो परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। बहरहाल जब ईरान ने भरोसा दिलाया कि वो अपने परमाणु भंडार कम कर रहा है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी ऐसे 6 बड़े देशों ने उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए। खमीनी ने इस समझौते को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन उन्होंने ईरानियों को चेतावनी भी दी। مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. هدف‌های آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدف‌های ماست. चूंकि खमीनी के पास ईरान में असीमित सत्ता है, आलोचक उन्हें अक्सर तानाशाह कहते हैं। वो चुनाव के जरिए हटाए नहीं जा सकते जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में होता है। उनके शासनकाल में विरोध प्रदर्शनों को अक्सर बलपूर्वक दबाया गया। 2009 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ज्यादातर लोगों का मानना था कि नतीजों में धांधली हुई और वोटों की सही गिनती नहीं हुई। लोगों ने निष्पक्ष चुनाव और अपनी आवाज सुने जाने की मांग की। ये आंदोलन बाद में ग्रीन मूवमेंट के नाम से जाना गया और इसने खमीनी की सत्ता को बड़ी चुनौती दी। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने किसी तरह की गड़बड़ी मानने से इनकार कर दिया। उस समय खमीनी ने स्पष्ट रूप से सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन किया ताकि विरोध को दबाया जा सके। इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई, हालांकि सही संख्या अब तक ज्ञात नहीं है। زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. 2017 में ईरान के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोग आर्थिक परेशानियों जैसे खाने पीने की बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन इस प्रदर्शन ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने खमीनी को निशाना बनाते हुए ये नारे लगाए और ईरान की क्षेत्रीय संघर्षों में भागीदारी की आलोचना की। सरकार ने इन विरोध को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए जिनमें हिंसा और गिरफ्तारियां शामिल थीं। 2019 में अचानक तेल की कीमतें बढ़ने के बाद एक और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और कार्रवाई के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। खमीनी ने इसके लिए गुंडों और विपक्षी क्रांतिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रदर्शन के 3 साल बाद 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे देश में लंबे विरोध प्रदर्शनों की चिंगारी जलाई।
उन्हें मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान पत्रकारों, ब्लॉगर्स और एक्टिविस्टों को खमीनी की आलोचना करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों पर ईश निंदा या उन्हें अपमानित करने के आरोप लगे। उन्हें जेल, कोड़े या दोनों की सजा दी गई। कुछ की जेल में मौत भी हुई। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इसकी वजह बदसलूकी या मेडिकल सुविधाओं की कमी हो सकती है। چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल करीबी सहयोगी थे। वे सैन्य, खुफिया और व्यापारिक मामलों में मिलकर काम करते थे। लेकिन क्रांति के बाद जब ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया तो खमीनी ने इजराइल का विरोध किया और उसे शत्रु करार दिया। उनका मानना है कि इजराइल का कोई वजूद नहीं होना चाहिए और वो ज़मीन फिलिस्तीनियों की है। इजराइल खमीनी को अमेरिका का सहयोगी और मध्य पूर्व में पश्चिम प्रभाव का टूल मानता है। ईरान ने हिजबुल और हमास जैसे इजराइल विरोधी संगठनों को समर्थन दिया। साथ ही उसने अपना परमाणु कार्यक्रम भी विकसित किया। ईरान का कहना है कि यह कार्यक्रम ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इसका इस्तेमाल परमाणु बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसी को बहाना बनाकर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्हें पक्की जानकारी मिली थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% के स्तर के बहुत करीब है। इजरायल ने इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखा और समझा कि अब कदम उठाने होंगे इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन 17 जून 2025 तक CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है। من تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی 1989 से 2025 तक 86 वर्षीय खमेनी ने 36 वर्षों तक सर्वोच्च नेता के रूप में शासन किया, जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक बनाता है। من جان ناقابلی دارم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. जहां आलोचक उन्हें तानाशाह कहते हैं, वहीं उनके कुछ समर्थक उन्हें अल्लाह की देन मानते हैं। एक ऐसा नेता जिसे अल्लाह ने ईरान का मार्गदर्शन करने और उसके इस्लामिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुना। احساس نمی‌کردن، گمان نمی‌کردن که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی متنابع بتواند یک ملت را وارد میدان کند.